स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? पावर ऑफ रोटेशन। पावर ऑफ रोटेशन, द पावर ऑफ रोटेशन, द पावर ऑफ रोटेशन। छोटी सी और स्मॉल डेफिनेशन जो है, द पावर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा क्या? स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा टी अपॉन लेम्डा, अल्फा टी अपॉन लेम्डा। जब इस अल्फा टी अपॉन लेम्डा को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आएगा अल्फा एल इंटू सी, अल्फा एल इंटू सी, ये आ जाएगा अपने पास स्पेसिफिक रोटेशन। इट मींस क्या होता है? अल्फा मींस ये आपने प्लेन पोलराइज राइट लिया, ठीक है, इसे प्लेन पोलराइज, सपोज दैट आपने प्लेन पोलराइज राइट लिया, ये मेन एक्सिस हो गया और ये रोटेशन इस साइड के अंदर कर रहा है, तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल ऑफ रोटेशन। किसको रिप्रेजेंट करेगा? अल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। एल किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो आप पोलरोमीटर यूज में लेते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यूज में लेते हैं, इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने यूज में लिया उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो याद रखना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्यूब। क्या बोलते से? ये ऑब्जर्वेशन ट्यूब है, आप इसे पीपीएल, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट आपने यूज में लिया है, इससे प्लेन पोलराइज लाइट को किससे पास आउट करते हैं? इससे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से पास आउट करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से पास आउट करेंगे। जैसे पास आउट करेंगे तो टू पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या तो इस साइड के अंदर या फिर इस साइड के अंदर, ऐसे बताया हुआ है, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्यूब। इसे ये जो आपने ऑब्जर्वेशन ट्यूब लिया इसकी लेंथ को डिनोट करेगा। और सी यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्यूब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्यूब, ट्यूब की कॉन्सेंट्रेशन है। इस ट्यूब की क्या है? ये तो कॉन्सेंट्रेशन, आपने क्या कॉन्सेंट्रेशन ले रखी है, उस ट्यूब की कॉन्सेंट्रेशन को क्या रिप्रेजेंट करता है? सी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आपके पास लेम्डा आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ आएगी उसको रिप्रेजेंट करेगा लेम्डा, और रिप्रेजेंट करेगा लेम्डा, इसकी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? तो इतना अपने को याद रखना है। और यहाँ पर जो टी है, टी इसको रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर, और वो भी किसके अंदर? डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो अपने पास आएगा वो क्या आएगा? अपने पास टेम्परेचर आएगा। ये याद रखना है भाई, इतना ही है। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है कि यदि आपने, स्पेसिफिक रोटेशन ये होता है कि आपने जो ऑब्जर्वेशन ट्यूब या तो कितनी कर दी जाए? 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसी, है ना, और कंसंट्रेशन हो आपके पास, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन ट्यूब जो है, तो कहने का मतलब ये है कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द कंपाउंड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द रोटेशन ऑब्जर्व्ड 1.0 ग्राम सैंपल इन 1.0 ml ऑफ द दिस सॉल्यूशन। पाथ लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 डेसीमीटर। आपके पास जो सॉल्यूशन है वो तो 1 ml होना चाहिए, है ना, कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मोल होनी चाहिए। और इस ऑब्जर्वेशन ट्यूब क्या होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है? उसके अंदर जो रोटेशन होगा उसे बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। और यदि शॉर्ट में बोले तो पावर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। और ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा टी अपॉन लेम्डा। टी अपॉन लेम्डा का जब आप ये इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास आएगा अल्फा लेम्डा, अल्फा जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ रोटेशन या ऑब्जर्वेशन ऑफ रोटेशन, ठीक है। अल्फा अपॉन एल इंटू सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एल इंटू सी। यहाँ पर अल्फा क्या? एंगल ऑफ रोटेशन, length of the observation of tube, c concentration of tube, lambda wavelength of the light, and t temperature of the solution, temperature of the solution। ये आपने जो observation tube के अंदर solution ले रखा है उसका temperature क्या है? वो ये t को रिप्रेजेंट करेगा। आगे है मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या है अपने पास? मोलिकुलर, सेकंड अपने पास मोलिकुलर रोटेशन। मोलिकुलर रोटेशन क्या होगा वो देखें। मोलिकुलर रोटेशन, मोलिकुलर रोटेशन क्या होगा? मोलिकुलर रोटेशन होता है कि जो आपने स्पेसिफिक रोटेशन यूज में लिया है उसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन एंड मोलिकुलर वेट इज कॉल्ड मोलिकुलर रोटेशन।
मल्टीप्लाई ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन एंड मॉलिक्यूलर वेट, स्पेसिफिक रोटेशन एंड मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीप्लाई ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन एंड मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रोटेशन, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रोटेशन। इतना याद करना है बस, ये छोटे छोटे पॉइंट थे वो अपने को याद कर लेते, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो लास्ट टॉपिक जो है वो है सेपरेशन ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर या रीसोल्यूशन ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर, रीसोल्यूशन ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर। Resolution of रिसोल्यूशन ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर, अपने को इसका रिसोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले रिसोल्यूशन रेसिड्यू मिक्सचर का रिसोल्यूशन का मतलब उसको सेपरेट करना है। रेसिड्यू मिक्सचर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, D और L, D एंड L, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो प्लस माइनस, तो ये DL को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेस्टो रोटेटरी और लीगो रोटेटरी दोनों का मिक्सचर होगा, इस वजह से क्या बोला जाता है रेसिड्यू मिक्सचर। अब रेसिड्यू मिक्सचर D और L को अपने को सेपरेट करना है, क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए जो फर्स्ट मेथड जो यूज में लेते हैं वो है मैकेनिकल मेथड। कौन सा मेथड है, मैकेनिकल मेथड। इस मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या करना होता है, देखिए भाई आपको पता है कि जैसे मीजो टार्ट्रिक एसिड होते हैं, मीजो टार्ट्रिक एसिड के क्या होते हैं, किस फॉर्म के अंदर होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होते हैं, किस फॉर्म के अंदर होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। ये भी जो भी आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर आ रहा है तो उसको क्या करेंगे आप, डेस्टो रोटेटरी और लीगो रोटेटरी को आपके पास जो कहने का मतलब वो चिमटी वगैरह नहीं होती, उस चिमटी से आप क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं। सीजर जो वगैरह होती है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। डी को अलग कर सकते हैं, लेंस यूज में लेना पड़ेगा, है ना। तो लेंस लेके और उसको डी को अलग कर दो, एल को अलग कर दो, डी को अलग कर दो। ये है मैकेनिकल मेथड। कोई काम का नहीं, कोई नहीं पूछेगा। तो याद रखना है कि रिसोल्यूशन ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर फर्स्ट मेथड इज द मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंदर आपको क्या करना है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर आपके पास क्या आएगा, रेसिड्यू मिक्सचर आएगा। उस क्रिस्टल फॉर्म के अंदर डी वाले को अलग कर लेंगे, एल वाले को अलग कर लेंगे, छांट के। जैसे हम नहीं होता है, जैसे गेहूं के अंदर आपने देखा होगा कई बार जौ आ जाते हैं, जो व्हीट होता है उसके अंदर क्या आ जाते हैं, जौ आ जाते हैं ना। तो जौ को अलग करना है, जौ को अलग करना है तो कर नहीं देते अपन हाथ से ऐसे। तो वही बात है, डी और एल दोनों का रेशियो मिक्सचर है तो दोनों क्रिस्टल फॉर्म के अंदर उनको इजीली आप कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड से सेपरेट कर देंगे, जो कि इतना इंपॉर्टेंट मेथड है नहीं। सेकंड जो आपके पास मेथड है वो है बायोकेमिकल मेथड। सेकंड मेथड इज बायोकेमिकल मेथड, बायोकेमिकल मेथड। इस बायोकेमिकल मेथड के अंदर देखो भाई क्या होता है। बायोकेमिकल मेथड के अंदर या तो आप यीस्ट यूज में लेंगे या फिर आप बैक्टीरिया यूज में लेंगे, क्या यूज में लेंगे, बैक्टीरिया यूज में लेंगे, या फिर आप क्या यूज में लेंगे, फंगी यूज में लेंगे। तो कहने का मतलब या तो आप बैक्टीरिया यूज में लो या यीस्ट यूज में लो, और या फिर आप बैक्टीरिया, फंगी और या यीस्ट यूज में लो। और इसको क्या करने दो, जो भी आपने मीजो टार्ट्रिक एसिड वगैरह यूज में लिया है, जो भी आपने रेसिड्यू मिक्सचर यूज में लिया है, उसे रेसिड्यू मिक्सचर के अंदर डाल दो, उसके अंदर डिसॉल्व कर दो। किसको, मीजो, इसको क्या नाम है, जो आपने रेसिड्यू मिक्सचर यूज में लिया है उसके अंदर यीस्ट, बैक्टीरिया और फंगी डाल दो। इनमें से किसी एक को डालना है, तीनों को नहीं डालना एक साथ। या तो यीस्ट लेना है, या फिर फंगी लेना है, या फिर बैक्टीरिया लेना है। और जो रेसिड्यू मिक्सचर आपने यूज में लिया है उसे रेसिड्यू मिक्सचर के अंदर डालना है। तो जैसे आप रेसिड्यू मिक्सचर के अंदर मिक्स करेंगे तो आपको पता है रेसिड्यू मिक्सचर के अंदर मिक्स करने के बाद में बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया, फंगी है, इनमें से तीनों में से एक लेना है। तो ये क्या करेगा, किसी एक को चुन चुन के खाएगा, एक को मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे सपोज दैट उसने ये अपने पास रेसिड्यू मिक्सचर है प्लस माइनस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डी है और अपने पास एल रेसिड्यू मिक्सचर है। इन दोनों में से अपने को क्या करना है, डेस्टो रोटेटरी आ गया, लीगो रोटेटरी आ गया, दोनों के दोनों रेसिड्यू मिक्सचर, इनको सेपरेट करना है। मैंने इसमें बैक्टीरिया डाल दिया, तो अब क्या करना है, इनको सेपरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो उसमें देखो बैक्टीरिया क्या करता है, या तो इस स्पेसिफिक डिस्ट्रॉय करेगा, या तो डी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, या फिर एल को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब खा जाएगा, तो चट कर जाएगा एकदम। या तो डी को, सपोज दैट उसने डी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या बच जाएगा उसके अंदर, एल बच जाएगा, एल को सेपरेट कर लें। या फिर ऐसे करो, एल को सपोज दैट उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा, डी अलग हो जाएगा। तो ये भी एक बायोकेमिकल मेथड है। कौन सा मेथड है, बायोकेमिकल मेथड। अब अपने पास जो थर्ड मेथड है वो है, थर्ड मेथड अपने पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। थर्ड मेथड कॉलम क्रोमेटोग्राफी
कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या है वो देखिए। ये मेरे पास है इस टाइप से, और यहाँ एब्जॉर्प्शन ट्यूब रहेगी। कौन सी ट्यूब रहती है? एब्जॉर्प्शन ट्यूब। ये एब्जॉर्प्शन मेरे पास ट्यूब है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लगे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेशियो मिक्सर डाल देता हूँ, डी और एल। कौन सा रेशियो मिक्सर डाल देता हूँ? डी और एल रेशियो मिक्सर। चलो सपोज दैट आपने डी एंड एल में से दोनों को मिक्स करके इसके अंदर क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। डी एंड एल ये आपने रेशियो मिक्सर लिया और इसको किसमें? कॉलम, ये जो क्रोमेटोग्राफी जो है इसके अंदर डाल दिया आपने, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर डाल दिया, ठीक है। जैसे आपने इसके अंदर मिक्स किया तो आपको पता है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन ट्यूब रहेगी, ये एब्जॉर्प्शन ट्यूब है। ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर प्लेटें लगी हुई है, इनका एब्जॉर्प्शन पावर जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। या तो ऐसे हो सकता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन ट्यूब है, जैसे आप डी और एल को मिक्स करके इसमें डालेंगे, या तो डी को पहले एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर एल को पहले एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज दैट इसने यहाँ पर डी को एब्जॉर्ब कर लिया, इस जगह डी को एब्जॉर्ब कर लिया इसने, ठीक है। तो जो बचा हुआ जो पार्ट है वो एल नीचे चला जाएगा, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब इसको यहां से क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में ये तो पहले आउट हो जाएगा, ये इसके बाद में आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोबारा देखो, डी एल क्रोमेटोग्राफी मेथड के अंदर आप क्रोमेटोग्राफी ये एक वो लेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज में लेंगे, उसके अंदर आपने रेशियो मिक्सर जो भी आपके पास सॉल्यूशन है रेशियो मिक्सर का, उसको इसके अंदर क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। जैसे इसके अंदर डालेंगे तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन जो ट्यूब है, इस ऑब्जर्वेशन ट्यूब ये क्रोमेटोग्राफी जो है, ये जो ट्यूब है अपने पास, इसके अंदर क्या होंगे कि ये जो प्लेटें लगी हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एब्जॉर्प्शन पावर की लगी हुई है। तो ये क्या होगा? डी और एल में किसी भी डी या एल में से किसी को पहले, एक को तो पहले क्या कर देगा? ये एब्जॉर्प्शन करेगा और दूसरे को बाद में एब्जॉर्प्शन करेगा। तो पहले जितने भी एब्जॉर्प्शन होने वाले हैं यहाँ हो जाएंगे। सपोज डी वाला पहले एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जल्दी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा, बाकी बचा हुआ एल वाला जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। सपोज दैट आपने यहाँ पर डाला तो इसमें से एल वाला पहले नीचे जा रहा है तो डी वाला ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा होगा, है ना। अब इस करते हैं, यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसे बोला जाता है कौन सा मेथड? कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। कौन सा मेथड बोला जाता है इसे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। एंड लास्ट मेथड हमारे पास है केमिकल मेथड, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड, ठीक है। जो फोर्थ मेथड जो अपने पास है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिड्यू मिक्सचर को सेपरेशन करना है, तो रेसिड्यू मिक्सचर को सेपरेशन करने के टोटल मेथड कितने आ गए अपने पास? 4। फर्स्ट मेथड इज मैकेनिकल मेथड, सेकंड मेथड इज बायोकेमिकल मेथड एंड थर्ड इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड। फर्स्ट मैकेनिकल, सेकंड बायोकेमिकल मेथड, थर्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड एंड लास्ट इज फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, इससे केमिकल मेथड के अंदर क्या करना होता है वो देखें। अपने पास आपको पता है एक तो होता है डायास्टीरियोमर और एक होता है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर के अंदर तो क्या होते हैं? सेम ग्रुप सेम साइड के अंदर होंगे। ये अपने पास है OH OH COOH H एंड COOH, ये अपने पास है। और इसका जब आप मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज भी सेम आएगा, इसका OH OH H और COOH एंड COOH। क्या इन दोनों की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है? नहीं। तो याद रखना है इनेंशियोमर के अंदर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। इनेंशियोमर, ये अपने पास इनेंशियोमर है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्या है? सेम। क्या बेटा? सेम है। याद रखेंगे इनेंशियोमर जो है उसके अंदर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। उसके पीछे रीजन देखो, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो सपोज दैट इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, तो यहाँ पर भी वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोई ऐसे तो एनी डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कलर सेम है, बस कॉन्फ़िगरेशन तो डिफरेंट आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी इनेंशियोमर आइसोमर के क्या होती है? सेम हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है डायस्टीरियोमर जब आप यूज में लेते हैं, डायस्टीरियोमर का मतलब क्या होता है? COOH OH H एंड COOH। जैसे इसका आप मिरर बनाते हैं, पहले बात इसका मिरर बनता नहीं है। क्या नहीं बनता? इसका मिरर आएगा नहीं। COOH और अपने पास ये OH नहीं आएगा, ऐसे कैसे OH इस साइड के अंदर आ जाएगा, H COOH।
इसके अंदर देखो OH OH सेम साइड के अंदर, लेकिन यहाँ पर OH OH क्या हो जाएगा अपोजिट साइड के अंदर, इसका मिरर इमेज भी नहीं आएगा, ये नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास डायस्टीरियम। आप देखो हाइड्रोजन बॉन्ड सपोज इसने इसके साथ बना लिया, क्या ये इसके साथ नहीं बना पाएगा? क्यों? क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, दिस इज नॉन एक्टिव हाइड्रोजन, इनएक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाएगी, तो ये किसी दूसरे के साथ जाके बनाएगा। इसमें से इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, तो आप ऐसे बोल सकते हैं दोनों के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट। तो आप बोल सकते हैं डायस्टीरियोमर जो है ये क्या हो जाएगा? डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर। इसे डायस्टीरियोमर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं समझ सकता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट 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 हो जाएगी। ठीक है, इलेंशियोमर और डायस्टीरियोमर, इलेंशियोमर के अंदर तो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, बट डायस्टीरियोमर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट 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 आएगी। तो अब ये इसके अंदर तो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप इसे तो इजीली सेपरेट कर लेंगे, लेकिन क्या इलेंशियोमर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम है, तो क्या इसको आप इजीली सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इलेंशियोमर को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं? ये आप मेथड यूज में लेते हैं केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड से आप क्या करेंगे कि इलेंशियोमर को सेपरेट इजीली कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे वो देखना है अपने को। देखो जो इनेंशियोमर आपके पास रेसिड्यू मिक्सर जो आया है, ये इनेंशियोमर जो है इसका जो रेसिड्यू मिक्सर आपके पास आया है, भाई इनेंशियोमर है डी ऐसे रेसिड्यू मिक्सर आ गया, तो इनेंशियोमर है, इसको रेसिड्यू मिक्सर की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या इसकी सेम है, और जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो अपने को क्या करना है? उसको सबसे पहले तो उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? उसका रेसिमाइजेशन करवाएंगे। रेसिमाइजेशन करवाएंगे, जैसे इसका रेसिमाइजेशन करवाते हैं तो इलेंशियोमर कन्वर्ट हो जाएगा डायस्टीरियोमर के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा रेसिड्यू मिक्सर ऑफ डायस्टीरियोमर, इसे डायस्टीरियोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डायस्टीरियोमर के अंदर कन्वर्ट होगा डायस्टीरियोमर इसे डायस्टीरियोमर के अंदर जैसे कन्वर्ट होगा, आपको पता है डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट डिफरेंट। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट होती है तो आप क्या करेंगे? आपका इसको सेपरेशन इजीली कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। डी और एल को क्या कर देंगे? सेपरेशन। यहां पर सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन मेथड कौन सा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कौन सा मेथड है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट डिफरेंट। किसके लिए? डायस्टीरियोमर के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, तो आप उसे सेपरेशन कर लेंगे। कौन सी मेथड से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। और जैसे इसे सेपरेशन करेंगे तो अपने पास डी सेपरेट हो जाएगा और एल क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखें सबसे पहले इलेंशियोमर लिया। इलेंशियोमर को आप डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो आप उसे पता नहीं लगा पाएंगे डी कौन सा है कौन सा है। ठीक है, तो उसको रेशनलाइजेशन करवा के उसको पहले इसकी पोजीशन चेंज करेंगे कि इसके अंदर डायस्टीरियोमर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। डायस्टीरियोमर के बारे में हम जानते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होता है? ऑप्टिकली डायस्टीरियोमर क्या होता है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है डायस्टीरियोमर की। और जब फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो आप उसे इजीली सेपरेट कर पाएंगे। और कौन से मेथड से कर पाएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, पोलर क्रोमैटोग्राफी मेथड। फ्रैक्शनल जनरली यूज में ले रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। जैसे आप हाइड्रोलाइसिस या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से आप इसे इजीली सेपरेट कर लेंगे, तो डी अलग हो जाएगा और एल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वन एग्जांपल फॉर सेपरेशन ऑफ द रिसोल्यूशन ऑफ द रेसिड्यू मिक्सचर इन ए केमिकल मेथड, है ना? केमिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं? इलेंशियोमर को जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उसको क्या कर सकते हैं? आप सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, और वो एग्जांपल कौन सा? इलेंशियोमर का। ठीक है, आगे देखते हैं रखेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। और इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं बचा हुआ है, तो थैंक यू। और एक होगा
अपने पास लिक्विड, ठीक है, और एक होता है अपने पास गैस। अपने पास मैटर टोटल कितने टाइप्स होते हैं, अपने जनरली बता रहा हूं मैं, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा भी होता है और भी बहुत टाइप्स के ना। तो अपने जो 12th क्लास में सिलेबस में है वो कितने टाइप्स के हैं, टोटल 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको ये भी पता है कि सॉलिड जो है, इसे सॉलिड की यदि बात करें तो सॉलिड जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड वो एकदम नियरेस्ट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, नियरेस्ट पोजीशन पे। तो ये अपने पास सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट या सॉलिड स्फीयर जो है या सॉलिड पार्टिकल्स जो है इस टाइप से, ये जो अपने ये बना रहे हैं इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आपके पास हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या ये जो पार्टिकल्स जो हैं, या फिर आपने जो भी आपने यूज में लिया है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, एक दूसरे से नियरेस्ट पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, नियरेस्ट पोजीशन पे। बट इन ए लिक्विड, लिक्विड के अंदर यदि हम बात करें तो लिक्विड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, 1 लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे उनके बीच में क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी। तो ये अपने पास डिस्टेंस है, इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट तो थोड़ी ज्यादा रहेगी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ पर ये लिक्विड पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट है अपने पास गैसियस स्टेट। इस गैस के अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे, उस गैस पार्टिकल्स के अंदर ये जो जितने भी आपके पास गैसियस पार्टिकल्स हैं वो अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। किस डिस्टेंस पे होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि भाई सॉलिड एंड सॉलिड जितने भी ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स, और अपने को ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स, और जो अपने पास गैसियस पार्टिकल्स हैं इनके अंदर इंटरेक्शन फोर्स। तो मैक्सिमम इंटरेक्शन किसके अंदर लगेगा, तो देखेंगे ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड वाले पार्टिकल्स एकदम नियरेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। बट लिक्विड वाले पार्टिकल्स की डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है, कुछ ज्यादा डिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन ये जो आपके पास गैसियस पार्टिकल्स है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो आप बोलेंगे कि जो सॉलिड वाले पार्टिकल्स है मिनिमम डिस्टेंस होने की वजह से इनपे जो इंटरेक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम। कैसा लगेगा, इंटरेक्शन फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। जैसे इसमें मैक्सिमम लगेगा तो इससे ज्यादा आप इस पर क्या नहीं कर सकते, फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर इंटरेक्शन फोर्स मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप इस सॉलिड जितने भी पार्टिकल्स हैं इस सॉलिड पार्टिकल्स को आप प्रेशर अप्लाइड करके, फोर्स अप्लाइड करके आप इसे और ज्यादा इसे क्या नहीं कर सकते, इसके स्पेस को खाली नहीं कर सकते या इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। पहले ही यहाँ पर इंटरएक्शन फोर्स मैक्सिमम है, तो इससे ज्यादा आप इसे क्या नहीं कर सकते, प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन और ज्यादा नहीं कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे, बस ये जो स्पेस जो है ये स्पेस हो सकता है कम हो जाए, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्स जो देखेंगे आप लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, जो इंटरेक्शन फोर्स जो है ये लेस है, ठीक है। बट यहाँ पर यदि गैसियस पार्टिकल्स तो बहुत ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। यदि आप बात करें, ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 लीटर वॉल्यूम या किसी पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ मैक्सिमम रहेंगे। किसी पर्टिकुलर स्पेस पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे थोड़े क्या है, कम, और यहाँ पर सबसे कम पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर वेरी लेस इंटरेक्शन फोर्स, वेरी लेस इंटरएक्शन फोर्स। यहाँ पर जो इंटरेक्शन फोर्स लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा। इंटरएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। याद रखना है यहाँ पर इंटरएक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा इन ए सॉलिड स्टेट, बट लिक्विड के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स ईच अदर द लिक्विड पार्टिकल्स आर लेस इंटरएक्शन फोर्स, ठीक है। बट लिक्विड गैसेस पार्टिकल्स के अंदर जो ये आपके पास पार्टिकल्स हैं ये और भी कम क्या करेंगे, इंटरएक्शन फोर्स लगाएंगे, मतलब अट्रैक्शन बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्स मैक्सिमम है, जिसे फोर्स अप्लाइड करके आप सॉलिड को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और ये जो लिक्विड जो है इस लिक्विड के ऊपर भी आप फोर्स अप्लाइड करके, आप प्रेशर अप्लाइड करके गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है, अब बहुत सारे ऐसे बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। गैस को आप प्रेशराइज करो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि यूजेज ऑफ हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन जो होता है इसका यूज लिया जाता है रॉकेट फ्यूल के लिए। रॉकेट जो होते हैं ना, मिसाइल रॉकेट वगैरह, उनके फ्यूल के लिए
फ्यूल के फॉर्म में यूज लिया जाता है। तो हाइड्रोजन वहां लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, ना कि गैसियस फॉर्म के अंदर। कौन से फॉर्म के अंदर होती है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो वहां पर क्या करते हैं, उससे जो हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाइड करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है? हाइड्रोजन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और वो क्या आ जाएगा अपने पास? एक तरीके से फ्यूल आ जाएगा, और फ्यूल आ जाएगा तो फ्यूल का यूज कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, गैस के पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो इंटरेक्शन फोर्स मिनिमम। इसके पास थोड़े पास है तो इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन इसमें इंटरेक्शन मैक्सिमम रहेगा। ठीक है। आगे यदि बात करें तो इसका जो मास जो होगा पर्टिकुलर, यदि मास की बात करें तो इसका ज्यादा रहेगा, इसका थोड़ा कम हो जाएगा, इसका कम। दूसरी बात, सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी की यदि बात करें, इनकी डेंसिटी, ये तो डेंसिटी जो होती है वो क्या होगी? मैक्सिमम। इनकी डेंसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम। मास आप जानते हैं D इक्वल टू सपोज दैट इनका वॉल्यूम सबका सेम है, ये भी 10 लीटर वॉल्यूम है, 10 लीटर वॉल्यूम है, 10 लीटर वॉल्यूम है। वॉल्यूम मैंने ऑक्यूपाइड फिक्स कर दिया, 10 लीटर वॉल्यूम है, तो मास डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट मींस जिसका मास मैक्सिमम देन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। जिसका मास मैक्सिमम देन उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी डेंसिटी जो है, इसका मास क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, तो डेंसिटी भी जाहिर सी बात है ज्यादा रहेगी। ठीक है। जिसका मास कम डेंसिटी कम, इसकी डेंसिटी इससे ये तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने को? ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। यदि डेंसिटी का ऑर्डर हम देखें तो क्या आ जाएगा अपने पास? मैक्सिमम जो डेंसिटी आएगी वो किसके अंदर आएगी? सॉलिड के अंदर। एंड देन सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड ग्रेटर देन गैस। ये अपने पास आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या आ जाएगा अपने पास? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड का क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, एंड देन लिक्विड, और गैस का क्या हो जाएगा? मिनिमम। यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास? ऑर्डर ऑफ डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? रिजिड होंगे। रिजिड यानी मतलब दृढ़ होंगे, कठोर होंगे, हार्ड होंगे। तो ये भी याद रखना है, ये सॉलिड जो होता है ये क्या होता है? हार्ड होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, और फिक्स क्या होता है? इसका वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स डेंसिटी होगी, फिक्स डेंसिटी नहीं, फिक्स मास होगा इसका। क्या हो जाएगा इसका? फिक्स वॉल्यूम, फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स मास। हार्ड होगा, रिजिड होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, फिक्स मास होगा, डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, और इंटरेक्शन फोर्स क्या रहेगा इसके अंदर? मैक्सिमम रहेगा। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी आ गई अपने पास। क्या आ गई? सॉलिड की प्रॉपर्टी आ गई। तो ये याद रखना है, सॉलिड जो है इंटरेक्शन फोर्स क्या रहेगा इसके अंदर? मैक्सिमम, हार्ड रहेगा, रिजिड होगा, दे आर हार्ड एंड रिजिड, एंड फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स मास। इनका मास भी क्या रहता है? फिक्स रहेगा, और वॉल्यूम भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। डेंसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम। किसके रेस्पेक्ट? लिक्विड एंड गैस के रेस्पेक्ट। ठीक है। और देखो, क्या इसे और कंप्रेस कर सकते हैं आप? नहीं, लेकिन इसको कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स अभी डिस्टेंस बनाकर हैं, इसे आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन गैस के पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो? और भी इजीली आप क्या कर पाएंगे? कंप्रेस कर पाएंगे। तो इसके ऊपर जैसे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, यदि पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें तो पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर यहाँ तो 1 पार्टिकल्स है, लेकिन यदि पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें यहाँ 2 पार्टिकल्स है। हमने एज्यूमिंग किया है, ठीक है, ऐसे है होते नहीं है, कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन ये अपने को पता है कि लिक्विड और गैस के अंदर गैस के पार्टिकल्स जो है लिक्विड के रेस्पेक्ट तो कम ही है, ठीक है ना। ये गैस के पार्टिकल्स जो लिक्विड के रेस्पेक्ट तो क्या है यहाँ पर? डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पर्टिकुलर एरिया के ऊपर चेक करेंगे, यहाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इट मींस यहाँ तो इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इट मींस ये है कि आप इसे प्रेशर अप्लाइड करके इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं भाई, इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। आगे देखें, लिक्विड की यदि बात करें तो लिक्विड आप लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होगा, है ना। वॉल्यूम यहाँ पर क्या नहीं रहेगा? फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर फिक्स नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, डेफिनेट नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की यदि बात करें तो आपने लिक्विड लिया, सपोज दैट आपने एक बाल्टी ले ली, ठीक है, और एक आपने क्या ले लिया? सिलेंडर ले लिया। सपोज दैट आपने क्या किया? उस वॉल्यूम को, उस वाटर को, वाटर अपने पास लिक्विड फॉर्म के अंदर वाटर एग्जांपल ले लेते हैं H2O, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर ही तो रहता है। तो H2O जैसे आप किसी बाल्टी के अंदर क्या करते हैं? डालते हैं, तो वो बाल्टी के शेप के साइज का हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बाल्टी टाइप की हो जाएगा। और आप जैसे उसी ही वाटर को आप क्या करते हैं? इसके अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर क्या नाम है?
सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं तो सिलेंडर का शेप हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम तो भाई वो 10 लीटर है, वो भी 10 लीटर है, वॉल्यूम का तो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा भाई। 10 लीटर उसमें का 10 लीटर उसमें है, लेकिन उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगी, चेंज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि बात करें तो इसकी शेप भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। शेप क्या रहेगी, डेफिनेट शेप रहेगी। आप इस शेप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है कि आप गिलास को चेंज कर दे, कुछ एग्जांपल है जो एक्सेप्शन है, जैसे गिलास है, गिलास को आप हाई टेम्परेचर पे उसे क्या कर सकते हैं, उसे पिघला सकते हैं, है ना। और उसका जैसे हाई टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है तो पिघलने के बाद उसको सेकंड शेप आप बना सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप यहाँ पर हम नहीं तो पिघला रहे हैं ना और कुछ कर रहे हैं, ना टेम्परेचर दे रहे हैं ना प्रेशर दे रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ही हम ये चेंज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम मतलब कोई वाटर लिया, उसको बाल्टी के अंदर और सिलेंडर के अंदर डाला, तो बाल्टी के अंदर डालने पर तो बाल्टी शेप में हो जाएगा और सिलेंडर के अंदर डालने पर वो सिलेंडर शेप में हो जाएगा। वॉल्यूम मेरा सेम है, वॉल्यूम मैंने फिक्स ले लिया। इट मींस ये हो गया कि वाटर की शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। लिक्विड की शेप क्या नहीं रहेगी, साइज और शेप जो है फिक्स नहीं रहेगी। पता नहीं कितनी साइज, कितने एरिया कवर करेगा। जैसे मान लेते हैं मैंने एक प्लेट ली, उसके अंदर वाटर डाला तो कितने सरफेस एरिया को कवर करेगा, और इसी को मैंने बोतल के अंदर डाल दिया तो वो सरफेस एरिया अलग आएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब उसकी शेप फिक्स नहीं होती। क्या शेप नहीं होती, शेप उसकी फिक्स नहीं होगी, इतना याद रखेंगे। गैस की यदि बात करें तो गैस के अंदर भी देखो भाई, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, तो पर्टिकुलर सेंटीमीटर यदि क्यूब की बात करें तो यहाँ पर्टिकुलर सेंटीमीटर क्यूब या 1 वॉल्यूम के अंदर यदि बात करें तो 1 वॉल्यूम के अंदर 1 पार्टिकल्स है। यहाँ पर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, 2-3 पार्टिकल्स आ जाएंगे। कहने का मतलब इस गैस को, या तो फिर ऐसे समझो, इसको दूसरी तरीके से समझो कि मेरे पास गैस है, उस गैस को सिलेंडर के अंदर फिल किया और उसको किसी और दूसरी कंटेनर के अंदर मैंने फिल किया। मेरे पास 10 लीटर ही है, मेरे पास क्या है, 10 लीटर ही है। लेकिन क्या उनकी शेप फिक्स रह पाएगी उसमें, नहीं। आप बोतल में रखेंगे तो बोतल शेप हो जाएगा, उसमें तो बोतल क्या, उस पूरे के पूरे बोतल के अंदर ही फैल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स गैस जो होते हैं ना, उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो पूरे बोतल के अंदर हो जाएंगे। या फिर ऐसे बोले कि यदि उसको सिलेंडर के अंदर फिक्स किया तो पूरे सिलेंडर के अंदर फैल जाएगा। बस समझ में आ रही है, वो पूरे सिलेंडर के अंदर फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें आप डालेंगे वो उसी ही शेप का हो जाएगा, जिसमें आप डालेंगे वो उसी शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसकी भी शेप क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती है। क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती है। वॉल्यूम तो आप डेफिनेट कर सकते हैं भाई, 10 लीटर आपने लिया, 10 लीटर उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कहां जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि पर्टिकुलर वन वॉल्यूम के अंदर तो वो कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं आपने 10 लीटर सिलेंडर लिया और इसके अंदर 4 लीटर आपने फिल किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब 5 लीटर सिलेंडर लिया और इसके अंदर 4 लीटर फिक्स कर रहा हूं, है ना। तो आप देखेंगे कि ये तो 5 लीटर सिलेंडर है, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ ज्यादा आएंगे ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मास भी ज्यादा हो जाएगा। पर्टिकुलर मास, यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं। तो याद रखें पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, तो जैसे जैसे आप सिलेंडर का जो वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट तो मैक्सिमम हो जाएंगे। गैस के जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कम रहेंगे। बात समझ में आ रही है, तो इतना अपने को याद रखना है, ठीक है। बाकी लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये अपना हो गया। बाकी नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, है ना। तो उसके अंदर कुछ है अपने पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, पोलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है, कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है ना, और बाकी नेक्स्ट डे, है ना, ठीक है। थैंक यू।